हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स रिवीजन में। इससे पहले हमारी 1-2 क्लास हो चुकी हैं। ये हमारी 3rd क्लास है यूट्यूब पे 2025 के लिए, आपके सीटीपी के लिए। तो ये पहला सवाल है। छोटे छोटे सवालों के माध्यम से मैं एक बेस बनाना चाहती हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के अपने सवाल को। सवाल ये कह रहा है कि पियाजे के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो 2 से 7 साल का उम्र का जो बच्चा होता है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में होता है? संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे ने जो है 4 स्टेजेस दिए हैं, उनमें से आपका संवेदी गामक है, पूर्व संक्रियात्मक है, मूर्त संक्रियात्मक है और आपका अमूर्त संक्रियात्मक है, यानी औपचारिक संक्रियात्मक है। तो इनमें से 2 से 7 साल की उम्र का जो बच्चा होता है वो संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में होगा? पूर्व संक्रियात्मक में होगा। संवेदी गामक आपका 0 से 2 होता है, ये भी ध्यान रखना है। और जो 2 से 7 होता है वो आपका पूर्व संक्रियात्मक होता है। मूर्त संक्रियात्मक आपका 7 से 11 होता है और 11 प्लस की अवस्था जो होती है वो औपचारिक होती है। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए आपका? यहाँ पे बी आंसर ठीक हो जाए। इन्होंने 4 स्टेजेस के बारे में बात करी है। पहला आपका संवेदी मोटर अवस्था है, जो कि जन्म से 2 साल मानी जाती है। दूसरा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, 2 से 7 साल मानी जाती है। तीसरा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 7 से 11 साल मानी जाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है 11 से ज़्यादा की अवस्थाएं जो होती हैं, आपका किशोरावस्था तक की जो अवस्थाएं हैं वो औपचारिक में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं व परिकल्पनात्मक, या फिर इसी को काल्पनिक बोला जाता है, निगमात्मक चिंतन करने लगते हैं? संवेदी पेशी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है? वो जन्म से 2 वर्ष मानी जाती है, तो इसमें बच्चा क्या ही चिंतन करेगा, है ना। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी नहीं होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में भी नहीं, बल्कि आपका परिकल्पनात्मक चिंतन जो होता है ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, 4th स्टेज में आता है। इन्होंने 4th स्टेज दिया है जीन पियाजे ने, इसको आप कभी मत भूलिएगा। जीन पियाजे के जो 4 स्टेज हैं उनसे सवाल आपका एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा बनते हैं, और जो आज की मेरी वीडियो है वो पूरा जीन पियाजे पर ही है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पे ठीक। इन अवस्थाओं के बारे में हमने बता दिया है कि संवेदी पेशी अवस्था आपका कितना माना जाता है, 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 माना जाता है, 2 से 7 ना रहे 2 से 6 लगा सकते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपका 7 से 11 माना जाता है। औपचारिक जो है 11 प्लस की अवस्था, यानी किशोरा अवस्था तक के स्टेज को जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था माना जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के अनुसार 11 वर्ष की आयु वर्ग से किशोरावस्था तक के बच्चों के लिए एक अवस्था होती है। इस अवस्था में परिवर्तन शुरू होता है। कौन कौन सा? काल्पनिक निगमन तर्क शुरू हो जाता है, अभिसारी चिंतन शुरू हो जाता है, साथ ही साथ जो है सृजनात्मक चिंतन शुरू हो जाता है। तो ये सारी लाइन आपको ध्यान में रखना है। नई जानकारी को शामिल करने के लिए मौजूदा स्कीमा यानी अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आत्मसातीकरण कहा जाता है, समायोजन कहा जाता है, या फिर अहम केंद्रिता कहा जाता है, या अनुकूलन कहा जाता है? तो अनुकूलन नहीं, ना ही आपका यहाँ पे अहम केंद्रिता। तो आपका यहाँ पे समायोजन आंसर ठीक हो जाएगा। बहुत सारी किताबों में इसका आंसर जो है आत्मसातीकरण दिया है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर जो है वो आपका यहाँ पे समायोजन ठीक हो जाएगा। समायोजन की बात की जाए, नई जानकारी को शामिल करने के लिए मौजूदा स्कीमा में यानी अवधारणा में बदलाव की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका बी आंसर ठीक हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, समायोजन। पूछा जा रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? खाली स्लेट के रूप में, सक्रिय अन्वेषक के रूप में बिल्कुल देखा जाता है, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में बिल्कुल नहीं, छोटे वयस्कों के रूप में बिल्कुल नहीं। इसका सिंपल सा आंसर आपका यहाँ पे इस प्रश्न का भी आंसर बी ठीक हो जाएगा, यानी सक्रिय अन्वेषक के रूप में, खोजकर्ता के रूप में बच्चे जो है सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, तो उन्हें जो है एक सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे बी आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो व्याख्या भी थोड़ा सा हमने लिया है, इसको भी आपको ध्यान से चीज़ों को समझना है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय खोजकर्ता के रूप में देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को इस तरह से देखा जाना चाहिए, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के रूप में माना जाना चाहिए।
बच्चों को सूचना का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, नहीं देखा जाना चाहिए निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में। बच्चों को अपने अनुभव और चिंतनों के आधार पर दुनिया की अपनी समझ और ज्ञान विकसित करने की अनुमति दी जाती है। तो बच्चों को स्वाभाविक जिज्ञासा और सीखने की सहज प्रेरणा पर विश्वास किया जाता है। 2021 का सवाल है प्रगतिशील शिक्षा से। फिर मैंने एक सवाल यहाँ पर ले लिया। 2 सवाल मैं इसलिए रखती हूँ लगातार, क्योंकि पहला सवाल अगर आपका गलत हो गया ना, दूसरा सवाल गलत नहीं होना चाहिए। कई लोग जल्दबाजी में जो है चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो सवाल वहाँ पे गलत हो जाता है। ये प्रश्न ये कह रहा है कि प्रगतिशील जो शिक्षा है वो क्या करती है? व्यक्तिगत विभिन्नता को अनदेखा कर देती है जो प्रगतिशील शिक्षा है, या फिर योग्यता आधारित इससे सामूहिककरण का यानी सामूहिक कारण का प्रचार करती है, या फिर मानकीकृत आकलन का इस्तेमाल करती है, या विविधताओं का सम्मान करती है। तो व्यक्तिगत जो विभिन्नता होती है उसे आप अनदेखा नहीं कर सकते, इसलिए जो है पहला आपका गलत हो जाएगा। योग्यता के आधार पर आप जो है सामूहिकरण प्रचार नहीं करेंगे, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। जहाँ भी दिख जाए मानकीकृत वो आपका वैसे भी नकारात्मक होता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। विविधताओं का सम्मान आपका डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होना चाहिए? डी सही हो जाएगा। प्रगतिशील तो समाज और लोकतंत्र के लिए शिक्षा, सहयोगात्मक और सहकारी शिक्षा, रटने के ज्ञान के विपरीत सीखना, यानी रटने के बजाय आप बच्चों को जो है सीखने पर बल देंगे। लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था, आजीवन अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर, साथ ही साथ विषयगत इकाइयों पर केंद्रित एकीकृत पाठ्यक्रम, साथ ही साथ समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच पर जोर, यानी अपसारी सोच पर जोर। पाठ्यपुस्तकों पर जोर ना दे करके आप क्या करेंगे? कई संसाधनों पर जोर दे करके बच्चों को शिक्षा देंगे। ये सवाल आपका कब आया है? 2012 में आया है। 2011 से लेकर के 24 तक के जितने भी सवाल हैं, जितने मुझसे हो पाएंगे, महत्वपूर्ण सवालों को डेली डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि जो मेरी मेहनत है वो आपके काम आ रही है। ये आपका सवाल वाइगोस्की से है। वाइगोस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। सामाजिक, नैतिक, या फिर आनुवंशिक, या फिर शारीरिक। तो वाइगोस्की सामाजिक की बात करते हैं, कोहलबर्ग नैतिक की बात करते हैं। यहाँ पे आपका सामाजिक यहाँ पे ठीक हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा? पहला। लेव वाइगोस्की बच्चों के सीखने में सामाजिक कारक की अहमियत पर जोर देते हैं। उनके मुताबिक बच्चे वयस्कों और साथियों से बातचीत करके, अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीखते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। इसका आंसर आपका सामाजिक यानी सोशल ठीक हो जाएगा। वाइगोस्की ने 1962 की सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव यह समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चे जो है कैसे विकसित होते हैं, और समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निजी संचार और संस्कृति विशिष्ट उपकरण, वाइगोस्की के कुछ सिद्धांत में कुछ विचार हैं। ये सवाल आपका कब आया है? 2015 में आया है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत हैं? बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल में किया जाना चाहिए, या फिर बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार दिए जाएं। यहाँ पे नकारात्मक हो जाएगा आपका आकर्षक पुरस्कार। बच्चे जन्म से शैतान नहीं होते हैं, आप उन्हें दंड नहीं देंगे, ना ही कंट्रोल में यानी नियंत्रित करेंगे। और यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रयोगशाला, तो यहाँ पे इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सिंपल सा आंसर इसका आपका यहाँ पे बी आंसर ठीक हो जाएगा। कथन से सहमत होंगे कि साथियों और वयस्कों के साथ बातचीत से बच्चों में सीखने की क्षमता आती है। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण विकसित किया था। उनके सिद्धांतों के मुताबिक समुदाय अर्थ बनाने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। वाइगोस्की के सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांत में उन्होंने एक बच्चे के विकास, साथियों और वयस्कों की भूमिका पर जोर दिया है। 8 नंबर का जो सवाल है ये आपका 7 जुलाई 2024 में आया है। आपको लगता होगा कि इस तरह के सवाल एग्ज़ाम के अंदर नहीं पूछे जाते हैं, तो ये सवाल आपका बिल्कुल नया सवाल है। ये आपका 2024 में आया हुआ सवाल है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। आई थिंक एक सवाल यहाँ से हो चुका है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाना चाहिए? आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम, ज्ञानवर्धक और अर्थ रचना करने वाले, या फिर कमज़ोर और सुरक्षा की ज़रूरत में बिल्कुल नहीं, मासूम और आश्रित। मासूम बिल्कुल बच्चे होते हैं, आश्रित भी होते हैं।
बट इसका सेंस यहाँ से नहीं है ना, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन आप यहाँ पे कट जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है आज्ञाकारी होते हैं, केवल ज्ञान के उपयोग करने में सक्षम होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा इस बात पर बल देती है कि सीखना क्या होता है, प्रासंगिक होना चाहिए और छात्रों के जीवन से जुड़े होने चाहिए, जीवन से संबंधित होने चाहिए, बच्चे के जीवन से रिलेटेड होनी चाहिए। बच्चों को खोजबीन करने, प्रश्न पूछने और रुचि के विषयों की जांच करने के लिए प्रोत्साहित किए जाना चाहिए। साथ ही साथ आपका प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को उनकी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। अतः आप कह सकते हो कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को ज्ञानवर्धक और अर्थ निर्माता के रूप में देखा जाना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका बी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपका 2011 में आया है छोटा सा सवाल। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्था की पहचान किसने करी है। एरिक्सन ने करी है, पियाजे द्वारा किया गया है, या स्किनर द्वारा किया गया है, या कोहलबर्ग के द्वारा किया गया है। अभी हमने बताया 4 स्टेजेस के बारे में किसने बात करी है, पियाजे ने। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका दूसरा आंसर ठीक हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्था के बारे में बताई है। पहला कौन सा है, संवेदी गतिक चरण, दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक चरण, तीसरा आपका मूर्त संक्रियात्मक, चौथा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, 5 हैं, 6 हैं, 4 हैं, या फिर आपका 3 हैं, 4 हैं। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे सी आंसर ठीक हो जाएगा। ध्यान रखना है ये चारों चरण हैं, कई बार इसको रिपीट करे हैं, तो मुझे नहीं लगता इसको फिर से रिपीट करना चाहिए, बट कोई नहीं, थोड़ा सा जल्दी से यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जीन पियाजे के मुताबिक देखा जाए संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं। ये 4 चरण को आपको याद रखना है। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास के एक व्यवस्थित अध्ययन किया। जीन पियाजे ने अपने बच्चों और उनके आसपास की दुनिया के बारे में समझ बनाने की उनकी प्रक्रिया का अवलोकन किया और एक मॉडल विकसित किया कैसे मस्तिष्क नई सूचनाओं का सामना करता है। क्वेश्चन आपका जीन पियाजे से ही है। पियाजे के अनुसार देखा जाए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है, शैशवावस्था होती है, बिल्कुल नहीं होती है। बाल्यावस्था होती है, बिल्कुल नहीं। उत्तर बाल्यावस्था, जी हाँ, उत्तर बाल्यावस्था होता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा, यहाँ पे सी आंसर ठीक हो जाएगा। ये सारे तमाम व्याख्या को आपको एक बार देख लेना है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। पियाजे के मुताबिक देखा जाए तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। यह अवस्था बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं में से एक है। यह अवस्था करीब 7 से 11 माना जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपका 7 से 11 होता है, आपको पता है ये सारी चीज़ें। ये 12 नंबर का सवाल आपका कब आया है, 2015 में आया है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते, बच्चों को एक कोने में बैठाना, या फिर प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, या फिर बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। तो बिल्कुल सही है, वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं है वो बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होगा। भाई खेल शामिल होना चाहिए, बच्चों को एक कोने में नहीं बैठा सकते, और प्रतिबंधित परिवेश का अधिगम नहीं। तो यहाँ पे बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ ज़्यादा सही हो जाएगा। मैं ये कह रहा है कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी होनी, बच्चों के मनोविज्ञान को समझना, बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से शिक्षा के अलग अलग तरीकों को अपनाना, साथ ही साथ बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ उपयोग करना। सीखने का माहौल प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। शिक्षक एक सुविधा के तौर पर काम करे। कक्षा का जो है गतिविधि आधारित होनी चाहिए। साथ ही साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास होने चाहिए। भय रहित और सुरक्षित वातावरण होने चाहिए बच्चे के लिए। वातावरण हर्षित प्रफुल्लित होने चाहिए। सीखने का माहौल जो है वो कैसा, प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ बच्चे के ज़रूरतों के अनुसार शिक्षाओं के विभिन्न तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए। नंबर सवाल, और ये आपका होमवर्क में है, देखते हैं इसका आंसर कौन करता है। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए, या विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना चाहिए, या फिर प्रभावी नेतृत्व का गुण होना चाहिए। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक से क्या होगा, यूट्यूब जो है हमारे वीडियो को और लोगों तक शेयर करेगा। थैंक यू सो मच क्लास में यहाँ तक बने रहने के लिए। इस प्रश्न का आंसर करना ना भूलिएगा।